आज की कहानी बांग्लादेश के शायद अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा और खूंखार बनता गया, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टी ने उसे सहारा दिया अपने अपने फ़ायदे के लिए, वोट के लिए। लेकिन फिर वो इतना खूंखार हो गया कि एक रोज़ पॉलिटिकल पार्टी को उससे अपना दामन छुड़ाना पड़ा, पुलिस को कहना पड़ा कि इसे रोको, इसे पकड़ो, और फिर मुकदमा चलाना पड़ा। ये उस सीरियल किलर की कहानी है जिसने जुर्म की दुनिया में जब कदम रखा तो उसका एक दोस्त हुआ करता था। धीरे धीरे वो दोस्त उसका बॉडीगार्ड बन गया। बरसों न मालूम कितने ही कत्ल उसके इशारे पर किए, न मालूम कितने ही कत्ल में वो उसके साथ रहा। लेकिन फिर एक रोज़ जब वक्त आया तो वही दोस्त, उसका जो सबसे बड़ा राजदार था, उसने अपना मुंह खोला और पुलिस को उसकी सारी कहानी सुना डाली। जब पुलिस ने उसकी कहानी सुनी, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके बाद उसे गिरफ्तार करने का हुक्म ऊपर से आया, छापे पड़े, सबूत मिले, और फिर कैसे उसे फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। ये पूरी कहानी है बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर इरशाद सिकदर की। इरशाद सिकदर जो बांग्लादेश के एक जगह है खुलना, वहाँ पे खुलना बल्कि इसका नाम है, वहाँ का रहने वाला। इसके पिता या वालिद बंदे मियाँ, छोटे मोटे एक मज़दूर, गरीबी में पला बढ़ा। माँ जब ये छोटा था तभी माँ की मौत हो गई। पैसे नहीं थे इलाज के लिए, इंजेक्शन ख़रीदने के लिए, और उसे लगा कि शायद इस गरीबी और मजबूरी ने उसकी माँ को उससे छीन लिया। इसी के बाद उसने पैसे कमाने का सोचा, जो कई फिल्मों में हमने देखा है। फिर इसने छोटी मोटी नौकरी की, कभी ठेला लगाया, कभी कुछ और किया, मजदूरी की, रेलवे पे जाकर रेलवे स्टेशन में काम किया। फिर धीरे धीरे लगा कि इतने पैसे तो आ नहीं रहे। इसके बाद इसने कुछ लड़कों का एक गैंग बनाया, और ये गैंग बनाकर अब जिस रेलवे स्टेशन पे कभी ये मजदूरी या छोटे मोटे काम किया करता था, उसने कहा वहाँ के मुसाफिरों को लूटते हैं, और उसके बाद मुसाफिरों को लूटना शुरू किया। पहली बार इसने मुसाफिरों से उनके गहने और पैसे लूटने शुरू किए। धीरे धीरे अच्छे खासे अब कमाई होने लगी। अब इसने और लड़कों को शामिल करना शुरू किया, और उन्हीं में एक लड़का मिला इसे, नूर, इसका सबसे भरोसेमंद साथी। अब लड़कों का गैंग बन चुका था, चोरी होनी शुरू हो गई, पुलिस के पास कंप्लेंट जाने लगी, और धीरे धीरे इस गैंग का नाम रंगा चोर, खुलना में पूरे रंगा चोर के नाम से ये लोग कुख्यात या मशहूर होते गए। रंगा चोर अब चोरी चोरी कर रहा था सब कुछ, लेकिन जो इरशाद सिकदर था उसकी सोच कुछ और थी, उसे करना कुछ और था। उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसने कहा ये छोटी मोटी चोरियों से कब तक ज़िंदगी चलेगी, कुछ और बड़ा करते हैं। इसी के बाद उसने कुछ और लड़कों को अपने गैंग में शामिल किया, और अब ये बड़े बड़े वारदात, डकैती और इन सारी चीज़ों को अंजाम देने लगे। और अब रंगा चोर, उसे लगा कि चोर का ये जो टाइटल है बड़ा छोटा होता है। उसने एक नया गैंग बनाया और उस गैंग का नाम रखा रमाडा बहीनी। अब रमाडा बहीनी गैंग, और इस गैंग का सरदार इरशाद सिकदर। अब धीरे धीरे ये लूटपाट के साथ ही कत्ल भी करने लगे, कुछ टेररिज्म की एक्टिविटी में भी शामिल हो गए। अब पैसे भी हो गए थे, गैंग भी बड़ा हो गया। इसके बाद इन्होंने अब रेलवे स्टेशन और उस इलाके को छोड़ा, अब शहर के अलग अलग हिस्सों में क्राइम करने लगे। और फिर धीरे धीरे उस शहर का एक बहुत ही ख़ास हिस्सा था घाट, नदी किनारे। अब बांग्लादेश खुलना का ये घाट, पानी, मछलियों का कारोबार वहाँ काफ़ी बड़ा। तो धीरे धीरे इसके लोगों ने, दबंग लोगों ने, उस घाट के ज़्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। अब उस घाट पर जो भी जहाज़ या जो भी मछली पकड़ने जाता, जो भी चीज़ें करता, वो बिना इरशाद सिकदर की इजाज़त के नहीं होता। एक ज़रा से जैसे मुंबई में अपने डॉग का किंग या हाजी मस्तान इन लोगों ने शुरू किया, वैसे ही अब इरशाद सिकदर ने खुलना के इस घाट पर अपना कब्जा करके, और अब वो और ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम और ये सारी चीज़ें करने लगा। जो लोग उसकी बात नहीं मानते उसे वो ठिकाने लगा देता। कहते हैं कि इस दौरान में अब तक वो कई कत्ल कर चुका था, लेकिन अभी तक किसी की नज़र उस पर नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसको वही लगा कि अब क्राइम तो हो गया, चलो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब उसने अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन करना शुरू किया। पहले उसने एक जातीय पार्टी ज्वाइन किया, फिर उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी ज्वाइन किया, फिर उसने अवामी लीग भी ज्वाइन किया। लेकिन जब इसने शुरू में जातीय पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ एक वार्ड का ये कमिश्नर भी बना, 2 बार लगातार चुनाव जीता। अब क्राइम के साथ साथ एक राजनीतिक आसरा या सहारा भी इसे मिल चुका था। लेकिन बहुत सारे दुश्मन हो चुके थे।
लाशें अब तक नदी में ही फेंक रहा था। उसे लगा कि जिस तरह से कत्ल कर रहे हैं, लोगों की लाशें फेंक रहे हैं, तो कभी न कभी शायद ये चीज़ें खुल जाएंगी। लेकिन लाशें फेंकने का तरीका था, वो एक जिंदा इंसान को किसी बोरी में बांध देता, उसमें सीमेंट भर देता और उसका सिर्फ सर का हिस्सा खुला छोड़ता और शिप पे या बोट पे जाता और बीच नदी में छोड़ देता। हाथ पैर सब बंद, धीरे धीरे वो पानी के अंदर डूबता जाता, अपने आप को बचा नहीं पाता और फिर डूबने से उसकी मौत हो जाती। और सीमेंट और बाकी चीज़ें होती, इसलिए लाश ऊपर भी नहीं आती। इस तरीके से उसने बहुत सारे कत्ल किए। अब धीरे धीरे उसका पूरा सिक्का जो है इस खुलना इलाके में, उसके नाम से लोग कांपने लगे। जो उस कह देता बस वही एक तरह से कानून होता। ऊपर से चूंकि वार्ड का कमिश्नर बन चुका था, ताकत और ज़्यादा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान में उसने अलग अलग 6 औरतों से शादी की, कुल 6 शादियाँ की उसने। ये भी कि उसने बहुत सारी महिलाओं के साथ बलात्कार भी किया और बहुत सारी महिलाओं को जबरन अपने घर पर काम के लिए रखा, लेकिन उनका शोषण किया करता था। ये सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। पावरफुल था, वोट भी मिलता था, इसलिए कोई उसकी तरफ उंगली भी नहीं उठाता। छोटे मोटे जुर्म होते, पुलिस भी उसकी तरफ आंख नहीं उठाती और पुलिस को भी वो हफ्ता देता, जैसे अपने यहाँ सारे क्रिमिनल करते हैं, तो पुलिस भी उसके हर जुर्म को अनदेखा कर देती। सब कुछ अब तक ठीक चल रहा था। खूब सारे उसने पैसे कमा लिए थे, ज़िंदगी ऐश की थी, 6 बीवियाँ थीं। लेकिन तभी 1996 में एक इंसिडेंट होता है, और होता यह है कि एक और पॉलिटिशियन जिनका नाम खालिद हुसैन, अच्छा खासा दबदबा, अच्छी खासी इमेज, कुछ ऐसे महकमे थे जिनके टेंडर को पास करने या टेंडर देने के लिए खालिद हुसैन की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती थी। अब इरशाद सिकदर हर टेंडर और हर चीज़ में जबरन लेता, धमका कर लेता, जो नहीं मानते उन्हें मार डालता। यहाँ उसका पहली बार खालिद हुसैन के साथ आमना सामना होता है। एक टेंडर के लिए वो अप्लाई करता और खालिद हुसैन उसको उस टेंडर को गैर कानूनी तरीके से देने से साफ इनकार कर देते हैं। अब खालिद हुसैन इकबाल बल्कि इरशाद सिकदर के निशाने पर, दूसरी तरफ खालिद हुसैन का भी अपना एक जलवा, एक पॉलिटिशियन, बड़े नेता, और उसी अवामी लीग से जुड़े हुए खालिद हुसैन जिससे इरशाद सिकदर भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक टेंडर इन दोनों के रास्तों में एक तरह से रुकावट डाल देती। अब इरशाद सिकदर कहता है कि ये टेंडर दे नहीं रहा खालिद हुसैन और उसकी इज्जत की बात है, उससे बदला लेना है। एक रात वो नूर को लेकर, जो उसका बॉडीगार्ड, उसका पुराना दोस्त, वो सीधे खालिद हुसैन के घर पहुंचता है। नूर को ये लगा जो उसका बयान है कि शायद वो जाकर धमकाएगा कि टेंडर दे दो फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ घुसते ही इरशाद ने खालिद हुसैन पर हमला बोल दिया। इसके बाद लगभग वो बेहोश हो गया। उस बेहोशी के आलम में भी वो उसके सीने पर बैठा, खंजर निकाला, उसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ी, फिर तमाम खंजर उसके सीने में उतारे। उसे जब यकीन हो गया कि वो मर चुका है, फिर उसकी लाश को घसीटा और बाहर उसकी कार खड़ी थी, उस कार में ही खालिद हुसैन की लाश को डाली। फिर उस कार को खुद चलाया और कार को चलाते हुए उसी नदी किनारे ले गया जिस नदी में नामालूम उसने कितने कत्ल किए थे। ले जाने के बाद कार को लाश समेत उसने नदी में फेंक दिया ताकि ये लगे कि एक एक्सीडेंट है, और घर लौट आया। बाद में नदी से कार बरामद हुई, कार से खालिद हुसैन की लाश बरामद हुई। इलाके में लोगों में गुस्सा आया, खालिद हुसैन की अपनी एक पहचान थी। धीरे धीरे ये बात फैली कि इस कत्ल के पीछे इरशाद सिकदर का हाथ है और ये एक्सीडेंट नहीं है। अब जब ये हुआ तो लोगों का भी गुस्सा आया और अब दबी ज़ुबान में लोग इरशाद के ख़िलाफ़ बोलने लगे। उधर अवामी लीग पार्टी जो सरकार में थी, उसे लगा कि इरशाद की वजह से उनकी पार्टी की इमेज ख़राब हो रही है। अवामी लीग ने इरशाद को अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया, बाहर कर दिया। अब जब बाहर किया तो पॉलिटिकल ताकत जो है वो ख़त्म हो गई, और इसी दौरान में हुआ कि अब लोगों का गुस्सा और खालिद हुसैन के कत्ल की बात धीरे धीरे हर ज़ुबान पर, और यही एक मौका था। अचानक नूर एक बड़े पॉलिटिशियन से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं गवाह हूँ, खालिद हुसैन को उसी के बॉस इरशाद ने मारा है, और इसके अलावा उसने करीब 60 से ज़्यादा कत्ल किए, और मैं उन सारी चीज़ों की गवाही देने को तैयार हूँ। उस नेता से ये जब बात पहुँची तो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप तक पहुँची। ये हुआ कि ये बहुत ही खूंखार है। इसके बाद पहली बार खालिद हुसैन के कत्ल के करीब 5 महीने बाद वहाँ की सरकार ने पुलिस को हुक्म दिया कि आप जाओ और इरशाद सिकदर को गिरफ्तार करो। गवाह एक सामने था, उसका अपना राजदार, अपना बॉडीगार्ड। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए नूर के। इसके बाद उसके घर पे छापा मारा और इसके बाद फिर इरशाद सिकदर की गिरफ्तारी हुई। ये कहानी का एक पार्ट था। अब नूर ने जो कहानी सुनाई
उसके बाद पुलिस उसी नदी किनारे एक आइस फैक्ट्री में पहुंची। जो मछलियों का कारोबार होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मछलियाँ ख़राब ना हो, सड़ ना जाए, तो कोल्ड स्टोरेज में या फिर आइस के साथ रखी जाती हैं। इससे खुलना इलाके में सबसे बड़ी आइस फैक्ट्री थी और कई साल पहले मालूम था ये बात इरशाद को कि इस आइस फैक्ट्री की बहुत डिमांड है। आसपास के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब आइस ख़रीदते हैं, आइस की यहाँ ज़रूरत होती है। उसने उस आइस फैक्ट्री के मालिक को पहले डराया धमकाया, फिर उसे भी मार डाला और जबरन इस आइस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। 2 वजह थी इसकी। एक, अब उसने आइस फैक्ट्री पर कब्जा करने के बाद सीधे आइस का रेट डबल कर दिया और हर बिजनेसमैन, हर मछुआरे, सभी डीलर से ये कहा कि कहीं किसी और आइस फैक्ट्री से अगर किसी ने आइस खरीदी तो फिर वो अपना अंजाम भुगतेगा। इरशाद सिकदर के लोग खूंखार, उसके नाम से लोग खौफ खाते थे। किसी भी बिजनेसमैन, डीलर या मछुआरे की हिम्मत नहीं हुई और सब उसी आइस फैक्ट्री से अब आइस खरीदने लगे। तो एक तो उसका धंधा डबल हो गया। दूसरा, वो लाश बहाते बहाते थक चुका था, लोगों को पीटते पीटते थक चुका था। उसे एक टॉर्चर रूम चाहिए था जहाँ लोगों को बुलाकर मारे और फिर लाश भी ठिकाने लगाए। इसके लिए आइस फैक्ट्री सबसे सही जगह थी। उसने इस आइस फैक्ट्री को इसी ध्यान में रखकर ख़रीदा था। अब वो अपने सारे दुश्मनों को आइस फैक्ट्री में लाता, बर्फ़ पे लिटाकर उनको टॉर्चर करता और फिर कईयों को तो उसने उसी बर्फ़ के साथ मतलब कत्ल किया। कई बार लाशें महीनों तक उस आइस फैक्ट्री में पड़ी रहीं, ख़राब भी नहीं हुई और फिर बाद में उन्हें नदी में फेंक देता। तो जब नूर ने एक एक करके कत्ल का खुलासा किया तो खुद पुलिस चौंक उठी। नूर ने बताया कि उसने जब पहला कत्ल किया था तब उसे पहली बार कुछ अजीब लगा था इरशाद सिकदर को। वो नहाया लेकिन फिर भी उसे अजीब लगा। उसने कहा मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि उसने मारा था, बहुत सारे खून रिसे थे, उसके जिस्म में कपड़े पर भी खून आए थे। उसके बाद उसने दूध से अपने आप को नहलाया ताकि वो खून के छींटे या वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसके जिस्म से दूर हो जाएं। और जब दूध से नहाया वो, उसके बाद उसने कहा मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कहते हैं इसके बाद उसने जितने कत्ल किए, इसके बाद हर कत्ल के बाद वो दूध से ही नहाता था और उसके आसपास इर्द गिर्द या घर वाले जब भी उसको देखते कि इरशाद सिकदर आज दूध से नहा रहा है तो लोग बिना लाश देखे हुए समझ जाते कि आज ये किसी न किसी का खून करके आया है। पहले कत्ल से लेकर आखिरी कत्ल तक हर कत्ल के बाद वो दूध से नहाया। जब ये सारी चीज़ें हुई, उस आइस फैक्ट्री में पुलिस की टीम ने छापा मारा। वहाँ बहुत से ऐसे जो जिन्हें मारे गए थे उनके कपड़े मिले। नदी की तलाशी ली, वहाँ से बहुत सारे कपड़े मिले, कुछ कंकाल मिले और ये सारी चीज़ें साबित हो गई कि उसने एक के बाद बहुत कत्ल किए। करीब 60 के आसपास तो नूर ने बताया, कुछ गिनती 40 तक जाती थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत में 18 ऐसे मामले थे जिसमें बरी हो गया, क्योंकि कोई सबूत, कोई गवाह, ये सब कोई वहाँ पे आया ही नहीं था। लेकिन एक मामला, यही खालिद हुसैन का जो था, खालिद हुसैन के मामले में अदालत ने उसको दोषी ठहराया और चूंकि नूर उसका गवाह था और लाश बरामद हो चुकी थी, विटनेस आखिरी देखे गए थे जो वो घर तक गया था, तो इसीलिए लोअर कोर्ट ने बाकी 18 मामलों में तो इरशाद सिकदर को बरी किया, लेकिन खालिद हुसैन एक पॉलिटिशियन के कत्ल के इल्ज़ाम में उसको गुनहगार ठहराया और सज़ाए मौत दे दी। सज़ाए मौत दे दी। इसके बाद वो हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में बाकी के और मामले भी चल रहे थे जो कत्ल के थे, कुछ 30, 40, 50, 60, लेकिन 18 पुलिस ने सबूत जुटाए और वो हाई कोर्ट में पहुंच गया। इधर हाई कोर्ट में जब पहुंचे तो वो मामला पेंडिंग था। जो फांसी की सज़ा हुई उसको हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा। फिर इरशाद सिकदर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बांग्लादेश के और उसने कहा कि ये फांसी की सज़ा कम की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा बांग्लादेश के, मर्सी, रहम की अपील की, लेकिन प्रेसिडेंट ने इरशाद सिकदर को रहम देने से मना कर दिया। इसके साथ ही वहाँ रास्ता बंद हो गया, उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद ख़त्म हो गई। हाई कोर्ट में 18 केस पेंडिंग थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खालिद हुसैन मर्डर केस में जब उसका रिजेक्ट किया और प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये हो गया कि वो 18 केस का जो फैसला हो होता रहेगा, लेकिन खालिद हुसैन के मामले में चूँकि उसके तीनों लाइफ लाइन ख़त्म हो चुके हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद प्रेसिडेंट से, इसलिए बाकी हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार मत करो, इसको फांसी दे दो। और आखिरकार 10 मई 2004 की तारीख तय हुई उसको फांसी पर चढ़ाने की। कायदे से वो 9 मई की रात थी। फांसी का जो वक्त अदालत ने मुकर्रर किया था वो था रात 12:01 पर।
तो 9 मई की रात लेकिन शुरू हो जाएगी 10 मई की रात। जैसे ही 12:01 पर घड़ी पहुंचेगी, इरशाद को फांसी दे दी जाएगी। इसी खुलना डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी का पूरा इंतजाम किया गया। 8 तारीख की रात को जेलर, जो इस खुलना डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर थे, फरमान अली, उन्होंने रात 10 बजे यानी लगभग 26 घंटे पहले सेल में जाकर इरशाद को बताया कि तुम्हारी तमाम जो मौत की अर्जियां थी वो खारिज हैं और अब मौत का वक्त आ चुका है। 10 मई की रात 12:01 पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये सुनकर वो लगभग गश खा गया था। इसके बाद उसे बताने के बाद कि ये कुछ करे नहीं, बाकायदा बहुत सारे गार्ड उसके सेल के पास लगातार खड़े किए गए ताकि हर वक्त वो उस पर नज़र रख सकें। उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे मौत के बाद मेरी लाश मेरे बड़े भाई और छोटी बहन को सौंप दी जाए। मिलने के लिए सुबह सुबह फिर अगले दिन खबर चूँकि फैमिली को दे दी गई। तो इरशाद की जो पहली बीवी थी, 6 बीवी में से खदीजा बेगम, वो कुछ रिश्तेदारों के साथ जेल पहुंचती हैं सुबह 9 मई 2004 की। अब वो रहता था अपनी बाकी बीवियों के साथ, खदीजा के साथ बहुत दिनों से उसका रिश्ता था नहीं, लेकिन खदीजा पहली बीवी थी। वो मिलने आई, वो उससे मिला, लेकिन मिलने के साथ नाराज़गी भी जताई और उसने कहा कि शायद तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मेरी फांसी होने जा रही है। तुमने मेरी परसी, मेरी रहम की अपील प्रेसिडेंट के सामने ढंग से नहीं रखी। अगर ढंग से रखती तो शायद मुझे मौत से बचाया जा सकता था। तो अपनी पहली बीवी से उसने नाराज़गी जताई और कहा कि मेरी मौत के बाद मेरी लाश पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, मेरी लाश जो है मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन को दे देना। ये कहकर वहाँ से वो निकल गया, जेल के अंदर चला गया। पहली बीवी के जाने के बाद अब दूसरी बीवी बाकी रिश्तेदार और बच्चों के साथ जेल पहुँचती है। इरशाद को खबर दी जाती है कि तुम्हारी दूसरी बीवी और बाकी रिश्तेदार आए, लेकिन वो फिर बाकी किसी और से मिलने से साफ इनकार कर देता है। सिर्फ अपनी पहली बीवी खदीजा से मिला, दूसरी से और बाकी रिश्तेदारों से नहीं मिला। और पहली बीवी से उसने जब खदीजा आई थी तब उसने पूछा भी था कि क्या मुझे फांसी हो जाएगी, जो कि टाइम है 10 मई 12:01। तब खदीजा ने उससे ये झूठ कहा था कि नहीं, तुम्हारी फांसी रुक जाएगी, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तब उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे फांसी हो जाएगी। जब मुझे जेलर ने बताया उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं सो पाया, मैंने अपने पूरे फांसी में कैसे कैसे मुझे मौत आएगी वो मैंने ख्वाब में देखा था और वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा। ये उसने अपनी बीवी से कहा। पहली बीवी चली गई, बाकी किसी बीवी से उसने मुलाकात नहीं की, किसी और रिश्तेदार से मुलाकात नहीं की। इसके बाद 9 मई की रात आई, करीब 11:55 पर 9 मई 2004 को इरशाद को उसके सेल से निकालकर फांसी घर तक ले जाया गया। बाकायदा ढाका सेंट्रल जेल से उसे फांसी देने के लिए 3 जल्लाद को बुलाया गया था, पेशेवर। उनमें से एक का नाम था हफीजुद्दीन, एक का शाहजहां और एक का हैरिस मियाँ। ये तीनों वहाँ आए। 6 प्लाटून जेल के बाहर लगाया गया क्योंकि वो एक बड़ा क्रिमिनल था, एक बड़ा सीरियल किलर था, तो कुछ गड़बड़ ना हो। 6 प्लाटून जेल के इर्द गिर्द, जेल के अंदर की सुरक्षा बेहद टाइट, 3 जल्लाद ताकि वो गलती ना हो, और उसके बाद उसे घसीटते हुए, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, जो आखिरी विटनेस बता रहे हैं, और उसे फांसी के तख्ते तक लाया गया। सब कुछ लगभग 11:58 पर तैयार हो चुका था। उसके गले में फांसी का फंदा डाला जा चुका था, तख्ते पर खड़ा किया जा चुका था, लीवर जल्लाद के अब हाथ में था। बस इंतज़ार था घड़ी का कि 12:01 10 मई 2004 जैसे ही ये हो, लीवर खींच दिया जाए। और ठीक 10 मई 2004 12:01 पर जेलर के हुक्म पर जल्लाद ने लीवर खींचा और अगले कुछ मिनट में ही इरशाद फांसी के तख्ते पर झूल गया। कुछ देर तक झूलता रहा, फिर अगली सुबह, चूँकि उसके रिश्तेदार जो थे वो सब जेल के बाहर थे, 12:01 पर फांसी दी गई, लेकिन इसके बाद अगले 5-6 घंटे तक लाश जेल के अंदर थी। सुबह उसकी लाश को उसके बड़े भाई और उसकी बहन, जो उसने आखिरी ख्वाहिश जताई थी, उसको सौंप दी गई। उसके बाद वो उसको अपने पुश्तैनी इलाके में ले गए और वहाँ ले जाकर उसको दफना दिया। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, अपने पीछे वो बहुत बड़ी दौलत छोड़ गया था। आलीशान कोठी, घर, ढाका में घर, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, बिजनेस, सोना, कैश। कहते हैं बाद में उसकी दौलत के लिए उसके अपने तमाम जो 6 बीवियाँ, बच्चे, वो लड़ पड़े और ये लंबी लड़ाई चली। उनमें से एक बेटी उसकी, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी बाद में, और टिकटॉक उस ज़माने में तो बांग्लादेश में काफ़ी फेमस भी थी,
2022 में एक रात वो अपने अपार्टमेंट ढाका में उसकी लाश पंखे से झूलती मिली। बाद में उसकी माँ ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड से अपने झगड़ा हो गया था और वो उस रात घर लौटी, अपना दरवाज़ा उसने बंद कर लिया अंदर से और फिर पंखे से झूल गई थी। तो इश्क की वजह से उसने जान दे दी थी। बाप को फांसी हुई, बेटी ने फांसी लगाई। कहते हैं कि आज भी इरशाद सिकदर जैसा क्रिमिनल बांग्लादेश में या ऐसा सीरियल किलर दूसरा कोई नहीं हुआ। और वहाँ के लोग ज़्यादातर जो मानते हैं इस बात को यही कहते हैं कि एक सिस्टम का पैदा किया हुआ क्रिमिनल था। अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको शुरू में शह नहीं देती तो शायद ये इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता। बहुत सारे लोग उसके साथ ही नूर के बारे में भी बात करते हैं कि उसने अपने दोस्त से गद्दारी की, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि नूर ही वो शख्स था शायद जिसकी वजह से इरशाद सिकदर को फांसी की सज़ा हुई, क्योंकि सारे सबूत, सारी गवाही उसने दी, वरना और कोई सामने नहीं आ रहा था। अगर नूर न होता तो शायद इरशाद को उसके किए की कभी सज़ा भी नहीं मिलती। तो ये थी कहानी बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सीरियल किलर और उसकी फांसी की।